लेकिन तुम इस चट्टान को जलाने वाली सुरह आग लाओगे कहाँ से? जवाना ने होंठ कोड़ते हुए कहा। 1 मिनट, मैं भी बताता हूँ, जोसेफ ने कहा और उसने अपने कांधों से अपना और इमरान का थैला उतारना शुरू कर दिया। उसने अपना थैला एक तरफ रखा और इमरान का थैला खोलने लगा। ये थैला तो मास्टर का है, जवाना ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ ने इमरान का थैला खोलकर उसमें मौजूद चीज़ों को निकाल निकाल कर देखना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाथ में एक गन नजर आई। ये गन हाथ से फूली हुई थी और इस गन की नाल बेहद मोटी थी। नाल का अगला सिरा किसी भोंपू जैसा दिखाई दे रहा था। गन पर ड्रैगर की जगह सुर्ख रंग का एक बटन लगा हुआ था। थैले से ये गन निकालते ही जोसेफ की आंखों में चमक आ गई थी। वो गन लेकर फौरन उठ खड़ा हुआ। ये कैसी गन है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने शायद पहले इमरान के पास ऐसी कोई गन नहीं देखी थी। ये रेड फायर गन है। इस गन का बटन प्रेस करने से गन की नाल से आग की तेज धार निकलती है जो सुर्ख रंग की होती है। राना हाउस के स्टोर से जब बास अपने मतलब का असलहा निकाल रहा था तो मैंने उसे अपने थैले में ये गन भी रखते हुए देख लिया था। इसीलिए मुझे याद था कि बास के थैले में रेड फायर गन मौजूद है जिससे मैं इस कुएं पर पड़ी हुई चट्टान को जलाकर राख कर सकता हूँ, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या तुम्हें यकीन है कि इस गन से तुम इस चट्टान को जलाकर राख कर दोगे? जवाना ने पूछा। शैतानी ताकत के बंद किए हुए रास्तों को खोलने के लिए सुर्ख आग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस गन से निकलने वाली आग भी इंतहाई सुर्ख है और मुझे यकीन है कि ये सुर्ख आग बोपत की कुएं पर रखी हुई चट्टान को ज़रूर जलाकर राख कर देगी, जोसेफ ने कहा। ओ तो फिर जल्दी करो, हमें अभी कुएं में जाकर मास्टर और बाकी अफराद को भी निकालना है, जवाना ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और उसने दोनों थैले जवाना को पकड़ाए और गन लेकर कुएं से दूर हटता चला गया। कुएं से 20-25 फुट दूर होकर वो कुएं की जानिब मुँह करके खड़ा हो गया और उसने गन का रुख कुएं पर रखी हुई चट्टान की जानिब कर दिया। क्या इतनी दूर से गन से निकलने वाली रेड फायर इस चट्टान तक पहुंच जाएगी? जवाना ने पूछा। हाँ, इस गन से निकलने वाली आग 30 फुट तक जा सकती है और उसे जितनी दूर से फायर किया जाए उससे निकलने वाली आग का फैलाव आगे से बढ़ जाता है। और मैं इस गन की रेड फायर से निकलने वाली पूरी चट्टान को निशाना बनाना चाहता हूँ, जोसेफ ने कहा और साथ ही उसने गन का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने गन का बटन प्रेस किया, गन की नाल से सुर्ख रंग की आग की एक बड़ी सी धार निकली और तेज़ी से फैलती हुई चट्टान की जानिब बढ़ती चली गई। दूसरे लम्हे आग ने जैसे सारी चट्टान को अपने लपेट में ले लिया। आग इस कदर तेज़ थी कि उस आग से पैदा होने वाली तपश जोसेफ और जवाना को भी महसूस होना शुरू हो गई थी। चट्टान सुर्ख आग में मुकम्मल तौर पर छुप गई थी और जवाना को चट्टान में से स्या रंग का धुआं सा उठता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी लम्हे अचानक भग की तेज़ आवाज़ के साथ चट्टान पर तेज़ रोशनी सी पैदा हुई और ये देखकर जवाना की आंखें फैलती चली गईं कि कुएं पर रखी हुई ठोस और वजनी चट्टान वाकई राख बनकर फिजा में बिखर गई थी। चट्टान की राख हवा में उड़ती हुई कुछ कुएं में और बाकी उसके इर्द गिर्द गिरती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही चट्टान जलकर राख बनी, उसी लम्हे जोसेफ ने गन के बटन से उंगली हटा ली जिससे गन से निकलने वाली सुर्ख आग की धार खत्म हो गई। हुर्रा हुर्रा, मैं कामयाब हो गया, मैं जोसेफ द ग्रेट कामयाब हो गया। मैंने काले शैतान की ताकत भोपत का बंद किया हुआ रास्ता खोल दिया है। मैंने बास और उसके साथियों को शैतानी कुएं से निकालने का रास्ता खोल लिया है। हुर्रा हुर्रा, जोसेफ ने इंतहाई मुसरत भरे अंदाज में ज़ोरदार नारा लगाते हुए कहा। जोसेफ को इस तरह नारा लगाते देखकर जवाना के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बढ़कर जोसेफ के कंधे पर थपकियां देने लगा। वेल डन जोसेफ, तुम वाकई जोसेफ द ग्रेट हो और अब मुझे भी यकीन आ गया है कि तुम जंगल के प्रिंस और प्रिंस मकाशू हो। वेल डन, जवाना ने इंतहाई तारीफ़ी लहजे में कहा। अच्छा, हम दोनों ही वेल डन हैं। आओ अब मास्टर और उसके साथियों को कुएं से निकाल लें, जवाना ने कहा। हाँ, आओ मैं कुएं में उतरता हूँ, तुम कुएं से बाहर रहो। तुम ऊपर से कुएं में रस्सी लटका देना, मैं बास और बाकी साथियों को एक एक करके बांधता जाऊँगा और तुम उन्हें ऊपर खींच लेना। इस तरह दोनों का काम आसान हो जाएगा और हमें बार बार इन सबको लेने के लिए कुएं में नहीं उतरना पड़ेगा, जोसेफ ने कहा। हाँ, ये ठीक है, इस तरह वाकई मास्टर और बाकी सब आसानी से कुएं से बाहर आ जाएंगे, जवाना ने कहा और उसने अपने कंधे से थैला उतारा और उसे खोलकर उसमें मौजूद लंबी और मजबूत रस्सी का एक बंडल निकाल लिया और फिर वो इस बंडल की रस्सी खोलना शुरू हो गया। मैं कुएं में उतर रहा हूँ, तुम बाहर का भी ध्यान रखना, यहाँ वहशी दोबारा भी आ सकते हैं। अगर कोई खतरा महसूस करो तो फ़ौरन मुझे आवाज़ दे लेना, मैं फ़ौरन बाहर आ जाऊँगा, जोसेफ ने कहा। ओके, तुम जाओ, जवाना ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो जोसेफ कुएं की जानिब बढ़ गया। उसने कुएं की मुंडेर से नीचे झांका तो ये देखकर उसकी पेशानी पर शिकने आ गई कि कुआं उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा गहरा था या फिर अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। उसने और जवाना ने बदस्तूर आंखों पर नाइट टेलीस्कोप जैसी गॉगल्स लगा रखी थी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए हो? जवाना ने उसे कुएं के पास खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं उतर रहा हूँ कुएं में, जोसेफ ने कहा और फिर वह छलांग लगाकर कुएं की मुंडेर पर आ गया। उसने कुएं की दीवारों को देखा तो ये देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि कुओं की दीवारों पर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। क्योंकि ये कुआं बेहद पुराना था इसीलिए बाद झाड़ियाँ सूख चुकी थीं और झाड़ियों की लंबी लंबी शाखें लटक रही थीं।
जोसेफ ने झुककर एक शाख को पकड़ा और उसे पूरी कुव्वत लगाकर ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन वो शाख बेहद मजबूत थी। जोसेफ के जोर लगाने की खींचने के बावजूद भी वो कुएं की दीवार से ना उखड़ी थी। मजबूत शाख पकड़कर जोसेफ उछलकर कुएं में उतर गया। वो अब शाख के साथ कुएं की दीवार से लटक रहा था। उसने दूसरी शाख पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता शाखें पकड़ता हुआ नीचे उतरता चला गया। कुआं तकरीबन 150 फुट गहरा था। जब जोसेफ काफ़ी नीचे गया तो उसे कुएं की तह दिखाई देना शुरू हो गई, जहां इमरान के तमाम साथी एक दूसरे के ऊपर और दाएं बाएं पड़े हुए थे, जबकि इमरान एक झाड़ी से लटका हुआ था। कुएं की तह झाड़ियों से पुर थी, झाड़ियाँ जो कि नरम और गीली थीं, इसीलिए जोसेफ को यकीन था कि इतनी बुलंदी से फेंकने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं आई होगी। जोसेफ ने सर उठाकर देखा तो उसे नीचे से ऊपर देखते हुए दिन की रोशनी की वजह से कुएं का दहाना साफ दिखाई दे रहा था, जहां जवाना सर झुकाए नीचे देखने की कोशिश कर रहा था। जोसेफ पहले दीवार की झाड़ियों के साथ लटकते हुए इमरान के पास गया और उसका सांस और उसके दिल की धड़कन चेक करने लगा। इमरान का दिल भी धड़क रहा था और उसका सांस भी चल रहा था। इमरान को जिंदा देखकर जोसेफ का दिल खुशी से तेज तेज धड़कना शुरू हो गया। इमरान को चेक करके जोसेफ ने सर उठाकर ऊपर देखा तो एक रस्सी सांप की तरह बल खाते हुए तेजी से नीचे आती दिखाई दी। शायद जवाना ने रस्सी का सारा बंडल खोलकर रस्सी नीचे लटकानी शुरू कर दी थी। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर रस्सी का सिरा पकड़ा और जैसे ही रस्सी कुछ और नीचे आई, उसने रस्सी को हल्का सा झटका दिया ताकि ऊपर मौजूद जवाना समझ जाए कि रस्सी उस तक पहुंच गई है। जैसे ही जोसेफ ने रस्सी को झटका दिया, ऊपर से मजीद रस्सी आनी बंद हो गई। जोसेफ ने रस्सी इमरान की कमर पर इस अंदाज में लपेटी कि जवाना अगर उसे ऊपर से खींचता तो इमरान उल्टा लटक कर कमर के बल आसानी से ऊपर जा सकता था, और अगर जवाना अकल से काम लेते हुए कुएं के मुंडेर पर चढ़कर इमरान को ऊपर खींचता तो इमरान सीधा ऊपर उठता चला जाता और उसकी कुएं की दीवार से टकराने का भी एहतमाल नहीं हो सकता था। इमरान को अच्छी तरह बांधकर जोसेफ ने एक बार फिर तसल्ली के लिए रस्सी और रस्सा की गिरा को चेक किया और फिर उसने रस्सी ऊपर से पकड़कर उसे महसूस अंदाज में झटका तो उसी लम्हे रस्सी तन गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींची जाने लगी। जवाना ने शायद जोसेफ के सोचने के अंदाज पर ही अमल किया था और वह जोसेफ की सोच के मुताबिक कुएं की मुंडेर पर चढ़कर खड़ा हो गया था और वह इमरान को कुएं के दरमियान में ही रख कर ऊपर उठा रहा था। जोसेफ ने इस वक्त तक इमरान को ना छोड़ा जब तक कि वह उसके हाथों से निकलकर ऊपर ना उठ गया। जवाना नहायत आहिस्ता आहिस्ता और इंतहाई एहतियात से इमरान को ऊपर उठा रहा था। इमरान को ऊपर जाते देखकर जोसेफ के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा रस्सी आ गई। जवाना ने इंतहाई एहतियात और खुश उसलूबी से इमरान को रस्सी से खींचकर कुएं से बाहर निकाल लिया था और फिर दोबारा रस्सी खोलकर उसने दोबारा कुएं में लटका दी। रस्सी जैसे ही नीचे आई, जोसेफ ने उसका सिरा पकड़ा और झाड़ियों से लटकता हुआ मजीद नीचे आ गया। उसने अपने हाथों और पैरों के गिर्द झाड़ियाँ इस अंदाज में लपेटी थीं कि अगर वह दोनों हाथ छोड़कर नीचे की तरफ झुक भी जाता तो वो नीचे नहीं गिर सकता था। जोसेफ ने इस बार सफदर को उठाया, फिर उसका सांस और दिल की धड़कन चेक करने के बाद, इत्मीनान करने के बाद उसे भी इस अंदाज में बांध दिया जैसे उसने इमरान को बांधा था। सफदर को रस्सी बांधते ही उसने ऊपर से रस्सी को झटक कर जवाना को रस्सी खींचने का इशारा किया तो रस्सी तनी और सफदर भी आहिस्ता आहिस्ता इमरान किसी अंदाज में ऊपर को उठना शुरू हो गया। जवाना ने सफदर को खींचकर कुएं से बाहर निकाला और फिर उसे दोनों हाथों से थाम कर मुंडेर से नीचे आ गया। तकरीबन 1.5 घंटे की इंतहाई सख्त मेहनत के बाद इन दोनों ने सबको कुएं से बाहर निकाल लिया। इन दोनों के जिस्म पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन इमरान और उसके साथियों को सही सलामत कुएं से निकालने के लिए उन्होंने एक लम्हे का भी रेस्ट नहीं किया था। इनको निकालने के बाद वो सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए। सब निकल आए हैं क्या? जवाना ने पूछा। हाँ, आप कोई कुएं में नहीं है, मैंने सबको निकाल लिया है, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन इनमें मिस जूलिया दिखाई नहीं दे रही हैं, जवाना ने कहा। मिस जूलिया इनके साथ नहीं थी, जोसेफ ने कहा। तो जवाना हैरत से जोसेफ की शक्ल देखने लगा। इनके साथ नहीं थी, ये तुम क्या कह रहे हो? जब हम मचान से निकले थे तो मिस जूलिया इनके साथ ही थी, जवाना ने कहा। मिस जूलिया को कटांगा देवी का साया उठाकर ले गया था, जोसेफ ने कहा, और जवाना बुरी तरह से उछल पड़ा। कटांगा देवी का साया? क्या मतलब? यहाँ कटांगा देवी का साया कहाँ से आ गया? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जोसेफ ने उसे बता दिया कि उसने कटांगा देवी के साये को किस तरह जूलिया को मचान से ले जाते देखा था। अब हम मिस जूलिया को कहाँ तलाश करेंगे? न जाने कटांगा देवी का साया उन्हें जंगलों में कहाँ ले गया हो। जवाना ने सर झटक कर परेशानी के आलम में कहा। घबराओ नहीं, कटांगा देवी मिस जूलिया को जहाँ भी ले गई होंगी मैं उनका ठिकाना ढूंढ लूँगा, जोसेफ ने कहा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कटांगा देवी मिस जूलिया को कहाँ लेकर गई है और उसका ठिकाना कहाँ है? जवाना ने एक बार फिर हैरान होते हुए कहा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, कटांगा देवी का ठिकाना प्रिस्मकाशु से छुपा हुआ नहीं रह सकता है। फ़िलहाल हमें मिस जूलिया की फ़िक्र छोड़कर बास और इन सब की फ़िक्र करनी चाहिए। ये सब मकारगी शहर का शिकार हैं। हमने उन्हें कुएं से तो निकाल लिया है, लेकिन अभी हम उन पर से भोपत का किया हुआ मकारगी का शहर तोड़ना बाकी है। जब तक हम उन पर से मकारगी का असर ख़त्म नहीं करेंगे ये होश में नहीं आएंगे, जोसेफ ने कहा। ओ, क्या तुम इस शहर का तोड़ जानते हो? जवाना ने पूछा। जानता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एक और तकलीफ दे मरहले से गुजरना पड़ेगा, जोसेफ ने कहा। वो क्या? जवाना ने चौंकते हुए कहा। हमें यहाँ बबूल के कांटे ढूंढने होंगे। बबूल के कांटे हम अपने जिस्म के साथ मुख्तलिफ हिस्सों पर चबोएंगे और फिर हमें एक ही कांटा इन सब की गर्दनों में चबोना पड़ेगा। जैसे हम उनकी गर्दनों में कांटे चबोते जाएंगे इन्हें होश आता जाएगा, जोसेफ ने कहा।
लेकिन उसके लिए हमें अपने जिस्मों में 7 कांटे क्यों चबोने पड़ेंगे? जवाना ने हैरान होते हुए पूछा। ताकि जब हम उनमें से मुखार्गी का ज़हर ख़त्म करें तो हम इस ज़हर का शिकार ना हो सकें। अगर हमने उन्हें इस तरह कांटे चबो दिए तो उन्हें तो होश आ जाएगा, लेकिन उन पर बोपत ने जो मुखार्गी का वार किया है उसका असर हम पर हो जाएगा और हम उनकी तरह बेहोश हो जाएंगे। और अगर हम बेहोश हो गए तो फिर हमें कभी होश नहीं आएगा, चाहे हमें लाखों कांटे ही क्यों न चबो दिए जाएं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मैं अपने जिस्म में कांटे चबो लेता हूँ और बारी बारी इन्हें कांटे चबोकर होश में ले आता हूँ, जोसेफ ने कहा। परेशानी कैसी मास्टर, और अपने साथियों को होश में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साथ तो क्या, अगर मुझे अपने पूरे जिस्म पर जहरीले कांटे भी चबोने पड़ेंगे तो मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, जवाना ने मजबूत लहजे में कहा। तो जोसेफ उसकी जानिब दांत भरी नज़रों से देखने लगा। गुड शो, तुम वाकई बेहद बहादुर और बास के वफादार हो। अब तुम यहीं रुको, मैं कहीं से बबूल के कांटे ढूंढ कर लाता हूँ। बास और उनके साथियों को इस हालत में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। यहाँ गिद्धे और दूसरे जानवर भी आ सकते हैं और उन्हें मुर्दा समझ पर उन पर झपट पड़ेंगे, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जोसेफ चल पड़ा। 1 घंटे बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में बबूल के कांटों से भरी हुई एक बड़ी सी झाड़ी थी, जिस पर बेशुमार लंबे लंबे और नुकीले कांटे लगे हुए थे। काफ़ी देर लगा दी, जवाना ने कहा। हाँ, इन कांटों की तलाश के लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा था, जोसेफ ने जवाब दिया। अब क्या करना है? जोसेफ ने उसके हाथों में कांटों वाली झाड़ी देखते हुए पूछा। पहले हमें अपने जिस्मों में 7-7 कांटे चबोने होंगे। ये काम मैं पहले करूँगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि कांटे जिस्म के किन किन हिस्सों में चबोने हैं, जोसेफ ने कहा। और उसने झाड़ी से एहतियात के साथ कांटे अलग करने शुरू कर दिए। उसने झाड़ी के कांटे अलग कर लिए तो उसने एक कांटा उठाया और उसे अपने दाएं कांधे में चबो लिया। कांटा चुभते ही उसके कांधे से खून उभर आया। जोसेफ के चेहरे पर हल्की सी भी तकलीफ के तासुरात नमूदार नहीं हुए थे। फिर उसने दूसरा कांटा अपने बाएं कांधे में चबोया, तीसरा कांटा उसने अपने दाएं टांग की पंडली में और चौथा कांटा उसने बाएं टांग की पंडली में चबो लिया। इस तरह उसने 5वां कांटा अपने सीने के दरमियानी हिस्से में चबोया। फिर उसने छठा और 7वां कांटा अपने दोनों हाथों की हथेलियों में चबो लिया। जवाना गौर से जोसेफ के चेहरे की तरफ देख रहा था। जोसेफ में वाकई बेहद बर्दाश्त का अंसर मौजूद था। बारी बारी 7 कांटे चबोने के बावजूद जोसेफ के चेहरे पर हल्की सी तकलीफ के भी आसुरात नहीं उभरे थे। उसने जहाँ जहाँ कांटे चबोए थे वहाँ से खून की पतली पतली लकीरें निकल आई थीं। लो, अब तुम्हारी भारी है, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए एक कांटा उठाया और जोसेफ की तरह जिस्म के हर हिस्से में चबो लिया। चबोते हुए उसकी तकलीफ के आसार नुमाया नहीं हुए थे। गुड शो, अब कांटे उठाओ और इनकी गर्दनों के अकबी हिस्से में चबोना शुरू कर दो। कांटे उनकी गर्दनों में ही लगे रहने देना। जब ये होश में आ जाएंगे तो होती ये कांटे अपनी गर्दनों से निकाल देंगे, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने चंद कांटे उठाए और अपने बेहोश साथियों की जानिब बढ़ गया। जोसेफ ने भी कांटे उठाए और इमरान की तरफ आ गया। उसने इमरान का सर ऊपर उठाया और बबूल का एक कांटा इमरान की गर्दन के अकबी हिस्से में चबो दिया। जैसे ही उसने इमरान की गर्दन में कांटा चबोया, उसी लम्हे इमरान के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा। फिर इमरान ने एक ज़ोरदार झुरझुरी लेते हुए यकलहत आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर जोसेफ के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। इमरान आंखें खोलकर चंद लम्हे लाशऊरी कैफियत में जोसेफ की तरफ देखता रहा। फिर जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ, वो एक झटके से उठकर बैठ गया और उसके साथ ही अपना हाथ बेइख्तियार गर्दन के अकबी हिस्से की तरफ ले गया, जहां जोसेफ ने उसे कांटा चबोया था। इमरान ने चुटकी से कांटे को पकड़कर बाहर खींच लिया और हैरत से कांटा देखने लगा। ये क्या, ये कांटा मेरी गर्दन में क्यों चुभा हुआ है? तुम्हारे जिस्म में भी जगह जगह ऐसे ही कांटे चुभे हुए दिखाई दे रहे हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कांटा मैंने आपकी गर्दन में चबोया था बास। अगर मैं ये कांटा आपकी गर्दन में ना चबोता तो आप इसी तरह बेहोश पड़े रहते और आपको कभी होश ना आता, जोसेफ ने कहा। तो इमरान हैरत भरे अंदाज में उसकी शक्ल देखने लगा। फिर वो इर्द गिर्द अपने तमाम साथियों को बेहोश देखकर वो आंखें फैलाकर रह गया। ये इन सबको क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? इमरान ने आंखें पटपटाते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। उसको फ़ौरन सबका वाक़यात याद आ गए थे। जूलिया ने मचानों की तरफ वहशियों के बढ़ने का बताया था। जूलिया की बात सुनकर इमरान खुद उन वहशियों को देखने के लिए मचान के किनारे पर आ गया था। फिर उसे सारे वाक़यात याद आते रहे और फिर इमरान को आखिरी लम्हा भी याद आ गया, जब इमरान को लगा कि वो अचानक मचान से सर के बाल नीचे गिरता जा रहा हो। आप पर और इन सब पर मुखारगी का सहर किया गया था बास, और फिर आप सबको बेहोशी की हालत में उठाकर एक स्याह कुएं में फेंक दिया गया था। आप सब इसी हालत में इस कुएं में बड़े बड़े हलाक हो जाते और आपकी हड्डियाँ गल सड़ जाती, जोसेफ ने जवाब दिया। मकारगी का सहर क्या मतलब? ये मकारगी का सहर क्या होता है और मुझे क्यों हुआ था? मुझे याद आ रहा है कि मचान में अचानक मुझे इंतहाई नागवार बू महसूस हुई थी, जिससे मेरे दिमाग में तारीकी सी भर गई। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं मचान से काफ़ी बुलंदी पर था। अगर मैं इतनी बुलंदी से सर के बाल नीचे गिरा तो मैं बच कैसे गया? सर के बाल नीचे गिरने से तो मेरे सर के टुकड़े हो जाने चाहिए थे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जोसेफ उसे मकारगी के शहर के बारे में तफसील बताने लगा। फिर उसने बताया कि इमरान सर के बाल ज़रूर गिरा था, लेकिन जहाँ वो गिरा था वहाँ खुश्क घास का ढेर था, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट वहाँ गिरने से टकराया नहीं था।
जोसेफ से सारी तफसील सुनकर इमरान का चेहरा गुस्से से सुर हो गया। तो ये शिकारा इस हद तक शैतानियत पर उतर आया है कि उसने हम सबको बेहोश करके एक स्याह कुएं में फेंक दिया था ताकि हम इसी हालत में पड़े पड़े हलाक हो जाएं और हमारी हड्डियां भी गल सड़ जाएं। इमरान ने गसीले लहजे में कहा, यस बास, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैं और जवाना मकारगी के वार से ही पहले वहाँ से चले गए थे। अगर आप दोनों के साथ होते तो हम भी शहर के शिकार हो चुके होते और हम भी आपके साथ कुएं में पड़े होते और हमें इस कुएं से निकालने वाला कोई ना होता। जोसेफ ने कहा। इमरान को होश में आते देखकर जवाना दूसरों को कांटे चबोने से रुका हुआ था। वो इमरान और जोसेफ की बातें सुन रहा था। फिर उसने सफदर को कांटा चबो दिया। सफदर को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने एक ज़ोरदार झुरझुरी लेते हुए आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर जवाना कैप्टन शकील की जानिब बढ़ गया। उसने कैप्टन शकील की गर्दन ऊपर उठाई और फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक कांटा चबो दिया। इसी दौरान सफदर का जहन भी लाशऊर से निकलकर शऊर में आ गया और होश में आते ही वो फ़ौरन उठकर बैठ गया और हैरत से इमरान, जोसेफ और जवाना और अपने बेहोश साथियों को देखना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं और इन सब को क्या हुआ है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील को भी होश आ गया और फिर जवाना जिन जिन को कांटे चबोता जा रहा था उन्हें होश आता जा रहा था। इमरान ने फिर उन सब को जोसेफ की बताई हुई तफसील बताई तो ये सब हैरत ज़दा रह गए कि भूपत ने किस तरह उन पर जानवरों की सड़ी हुई लाशों की बदबू से सहर किया था जिससे वो फ़ौरन बेहोश हो गए थे और फिर इन सबको शिकारा कबीले के वैश्यों ने बेहोशी की हालत में एक कुएं में फेंक दिया था और फिर किस तरह जोसेफ और जवाना ने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बबूल की झाड़ी ढूंढी थी और फिर वो सब जोसेफ और जवाना की जानिब इंतहाई ममनून नज़रों से देख रहे थे। वाकई जोसेफ और जवाना ने उनके लिए इस पर मसीहाई का काम किया था। अगर वो दोनों ना होते तो वाकई उन्हें इस याकू में से निकालने वाला कोई ना होता। ये सब अल्लाह के खसूसी करम से हुआ है कि जोसेफ और जवाना मकारगी का वार होने से पहले तालाब की तलाश में हमसे दूर चले गए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हमारी हिफाजत के लिए हमसे अलग किया था। वो वाकई मुसब्बिबुल असबाब है। अगर अल्लाह ताला अपने खसूसी करम से इन दोनों को हमसे अलग ना करता और ये हमारे साथ होते तो ये भी हमारे साथ मकारगी का शिकार होकर बेहोश हो गए होते और फिर ये हमारे साथ इस कुएं में पड़े होते। अल्लाह ताला ने हमें इस बार नई ज़िंदगी दी है जिसके लिए हम उसका हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों मरतबा भी शुक्र अदा करें तो वो भी कम होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। जी हाँ इमरान साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार तो वाकई अल्लाह ताला ने हम पर खसूसी करम किया है। हम पर काले जादू का भयानक वार किया गया था। अगर अल्लाह ताला का हम पर खसूसी करम ना होता तो शायद अब तक हम कुएं में बेहोशी की हालत में ही पड़े रहते। मैं तो कहता हूँ कि हमें अल्लाह ताला के इस खसूसी करम का खसूसी दिल से नवाफिल पढ़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए, सफदर ने कहा। हाँ बिल्कुल, जोसेफ ने साफ़ पानी का तालाब भी तलाश कर लिया है। हम तालाब भी अपने लिबासों पर लगा हुआ खून साफ़ करके गुस्ल भी कर सकते हैं और गुस्ल करने के बाद हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए नवाफिल भी अदा कर सकते हैं, तनवीर ने कहा। तो फिर चलो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। तो वो सब उठ खड़े हुए। उसी लम्हे तनवीर ज़ोर से उछला। उसकी आंखों में बला की हैरत थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम्हें किसी जहरीले मकोड़े ने तो नहीं काट लिया? इमरान ने उसे इस तरह उछलते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत भरी नज़रों से तनवीर की जानिब देख रहे थे। ओ मिस जूलिया, हम में नहीं है। कहाँ हैं वो? क्या जोसेफ और जवाना ने उन्हें कुएं से नहीं निकाला है? सफदर ने तशवीश ज़्यादा लहजे में कहा। मिस जूलिया कुएं में नहीं है, जोसेफ ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कुएं में नहीं है तो कहाँ है वो? इमरान ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए पूछा। जब आप सबको शिकारा कबीले के वैश्य बेहोशी की हालत में उठाकर ले जा रहे थे तो मैंने मचान से कटांगा देवी के साय को निकलते हुए देखा था। उसने मिस जूलिया को अपने कंधे पर उठा रखा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, कटांगा देवी का साया मिस जूलिया को उठाकर भाग गया। जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए और बाकी सबकी आंखों में भी ये सुनकर खौफ के तासुरात उभर आए थे कि जूलिया को कटांगा देवी का साया उठाकर ले गया है। कटांगा देवी का साया? ओ, लेकिन वो मिस जूलिया को क्यों लेकर गया है और कहाँ लेकर गया है? तनवीर ने लरजते हुए लहजे में पूछा। अगर तुमने कटांगा देवी के साय को जूलिया को उठाकर ले जाते हुए देख लिया था तो तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए थे? इमरान ने जोसेफ की जानिब गसीली नज़रों से देखते हुए कहा। वो दरख्तों पर छलांगे लगाते हुए तेज़ी से निकल गया था और फिर वो ऐशी आप सबको यहाँ लेकर जा रहे थे। मेरे लिए ये जानना भी ज़रूरी था, जोसेफ ने सर झुकाते हुए कहा। तुम्हारे साथ जवाना था, उसे तुम वैश्यों के पीछे जाने का कहते और खुद कटांगा देवी के साय के पीछे चले जाते। इस तरह कम अज़ कम तुम्हें इस बात का पता तो चल जाता कि कटांगा देवी का साया जूलिया को कहाँ लेकर गया है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। बाकी सब भी जोसेफ की जानिब तेज़ नज़रों से देख रहे थे। अब न जाने जूलिया कहाँ हो और कटांगा देवी का साया उसके साथ क्या सलूक कर रहा हो, तनवीर ने गराते हुए कहा। नहीं, कटांगा देवी अभी मिस जूलिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मिस जूलिया का हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अब वो कटांगा देवी की कैद में तो हैं। हम इतने बड़े जंगल में उसे कहाँ ढूंढेंगे? सफदर ने परेशानी के आलम में कहा। कटांगा देवी मिस जूलिया को जहाँ भी लेकर गई होगी मैं उसे ढूंढ लूँगा, जोसेफ ने कहा। कैसे ढूंढोगे? क्या तुम जानते हो कि कटांगा देवी जूलिया को कहाँ लेकर गई होगी? इमरान ने पूछा।
नो बॉस, मैं ये तो नहीं जानता कि कटांगा देवी मिस जूलिया को कहाँ लेकर गई है, लेकिन मैं हवाओं को सूंघ सकता हूँ। जहाँ से कटांगा देवी ने मिस जूलिया को उठाया था वहाँ कटांगा देवी और मिस जूलिया की बू होगी। मैं इस बू के पीछे चलता हुआ ठीक इस जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ मिस जूलिया या कटांगा देवी मौजूद होंगी, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि हमें दोबारा इन मचानों की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से वहशियों ने हमें बेहोशी की हालत में उठाया था, सफदर ने कहा। हाँ, मैं इसी जगह से मिस जूलिया की तलाश का आगाज़ कर सकता हूँ, जोसेफ ने जवाब दिया। तो फिर चलो, हमें इस मामले में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कटांगा देवी मिस जूलिया से इकरार कराने के लिए उस पर जुल्म करना शुरू कर दे। वो मिस जूलिया को शदीद तरीन मसाइब में भी तो मुब्तला कर सकती है, ताकि मिस जूलिया टूट जाएं और उसकी बात मान जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, चलें, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा।